नेहा, क्या जरूरत है तुझे लव मैरिज करने की? तेरा मायका भी गरीब, ससुराल भी गरीब। अगर तू मेरी तरह अरेंज मैरिज करती तो तुझे भी 10 कमरे का ससुराल मिलता। पूजा, मैंने पैसे देखकर प्यार नहीं किया था और मैं खुश हूँ अपने एक कमरे के ससुराल से। पूजा और नेहा दोनों बचपन की दोस्त थीं। जहां नेहा लव मैरिज करती है तो वहीं पूजा की शादी 10 कमरे के अमीर ससुराल भी होती है और शादी के बाद दोनों ही दोस्त एक ही जगह शादी करके अपने ससुराल आती हैं। बहू, हमारे घर में 1 या 2 कमरे नहीं, पूरे 10 कमरे हैं। काजल, तुम अपनी भाभी को 10 कमरे दिखा दो, वो अपनी पसंद के कमरे में चली जाएगी। पहले तो सुनकर इतना अच्छा लगता था, पर आज तो मैं अपनी आंखों से अपने 10 कमरे के ससुराल में आ गई हूँ और मेरी सास कितनी अच्छी है जो मेरी पसंद का मुझे कमरा दे रही है। चलिए भाभी, मैं आपको सारे कमरे दिखा देती हूँ। इतना बोलकर काजल अपनी भाभी को एक एक करके अलग अलग कमरों में ले जाती है। भाभी, मैं तो कहूंगी कि आप यही कमरा ले लो। ये बाथरूम अटैच है और विंडो भी है इसमें, और ये मेरा फेवरेट कमरा है। आपको पता है, आपके आने से पहले तो हमने सिर्फ 3 कमरे खोले थे, पर शादी में इतने मेहमान आए इसलिए माँ ने 10 कमरे खोल दिए। अब आप मुझे बताओ, आपको कौन सा कमरा पसंद है? काजल, तुम्हारी और मेरी पसंद काफी मिलती है। मुझे भी यही कमरा पसंद है। जहाँ पूजा अपने 10 कमरे देखकर अपने लिए कमरा पसंद कर रही होती तो वहीं एक कमरे के ससुराल में आकर नेहा थोड़ी परेशान हो जाती है। माँ जी, पूरा कमरा तो भरा हुआ है और रिश्तेदार भी बैठे, मैं अपना सामान कहाँ रखूं? बहू, अभी तो इस कमरे में जरा भी जगह नहीं है, कुछ देर में कमरा खाली हो जाएगा, तो तू अपना सामान कमरे में रख लेना। जब तक अपना सामान कमरे के बाहर रख ले। घर में जगह न होने की वजह से नेहा अपना सामान कमरे के बाहर रखती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब घर के बाहर नेहा सफाई कर रही होती है तो ये सब कुछ छत से पूजा देख लेती है और नेहा से बोलती है, अरे ये क्या नेहा, एक कमरे का ससुराल होने के बाद भी तुम्हें काम करने में इतना समय लग गया? मैं तो अपने 10 कमरे के ससुराल में बहुत खुश हूँ और देखो मेरा काम भी कैसे झटपट हो गया। हाँ, वो मेरा एक कमरे का ससुराल है ना, और सारा सामान मेरे कमरे में ही है, इसलिए उन्हें ठीक करने में समय लग गया। यही तो दिक्कत होती है एक कमरे में। तुम जानती हो मेरा सामान 10 अलग अलग कमरे में रखा है, जिस वजह से मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे अभी खाना भी बनाना है। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर टीवी देखती है। तो कभी दूसरे कमरे में जाकर अपनी पसंद के कपड़े निकालती है। 10 कमरे के ससुराल में इसी चीज का फायदा है। इस कमरे में टीवी देखो, दूसरे कमरे में कपड़े रखो और अपने कमरे में आराम से सो जाओ। पूजा, ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे संभाल के रखना। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। पूजा अपने 10 कमरे के ससुराल में इतनी ज्यादा खुश थी कि वो बिना याद से ही अर्पित के ऑफिस की फाइल किसी दूसरे कमरे में जाकर रख देती है। तो वहीं एक कमरे के ससुराल में जब भी नेहा को कुछ परेशानियां होती हैं, मैंने अपनी रेड वाली साड़ी यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। नेहा, तुम अपने कपड़े बाद में देख लेना, पहले मेरा ऑफिस का बैग निकाल दो, मैंने इस पेटी में ही रखा था। भैया, अगर घर में इतना सामान है कि एक सामान रखो तो दूसरा सामान दब जाता है, पर फिर भी आप अपना ऑफिस का बैग हमेशा पेटी में रख देते हैं। कोई बात नहीं करिश्मा, मैं सब संभाल लूंगी। एक कमरे के ससुराल में इतनी परेशानी होने के बाद भी नेहा कुछ नहीं बोलती। अब समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ धीरे धीरे नेहा की हालत सुधरने लगती है और वो अपने कमरे की इतने अच्छे से सफाई करती है और सामानों को एडजस्ट करती है कि अब उसे सारी चीज सामने में नजर आने लगती है। अरे वाह भाभी, आपने तो सभी चीजों का इतने अच्छे से पार्टीशन कर दिया कि मुझे अपने कपड़े, बैग, किताब सब सामने ही नजर आ रहे हैं। हम छोटे से कमरे में भी सारी चीज संभाल के रखें तो हमें किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। जब तक मैं खाना लेकर आ रही हूँ तुम बिस्तर उठा लो, हम सब इसी कमरे में एक साथ खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर से बिस्तर लगा देंगे। इस तरह नेहा अपने ससुराल में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। तो वहीं बीते समय के साथ पूजा के लिए मुसीबत खड़ी होने लगती है। पूजा, तुमसे एक काम नहीं होता? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी ऑफिस की चीज संभाल के रखो। मैंने तुम्हें कहा था मेरी फाइल संभाल के रखना, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें याद नहीं। तुमने किस कमरे में रखी है फाइल? अभी ढूंढ कर दो, अगर फाइल नहीं मिली तो देख लेना। अब मैं किस कमरे में ढूंढूं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। ये चिल्लाएं इससे पहले मैं सभी कमरे में जाकर फाइल देखती हूँ। पूजा सारा काम छोड़कर एक एक करके सभी कमरे में जाती है और सभी कमरों की अलमीरा को खोलकर फाइल देखती है और बड़ी मुश्किल से उसे फाइल मिलती है। अब समय यूं ही बीतता है और एक दिन, अरे बहू कहाँ रह गई, जल्दी से खाना लेकर आ जा, दोपहर के 2 बज चुके हैं, आज खाना मिलेगा या नहीं? और भाभी, मेरे कमरे से मेरी बुक्स भी ले आना, मैं अपने कमरे में ही आज पढ़ाई करूंगी और खाना भी खाऊंगी। कितनी बार बोला है मैंने इन लोगों को कि डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खा लें। अब मुझे क्या पता ये कौन से कमरे में बैठे हैं। अब इन लोगों के लिए उनके कमरे में जाकर मुझे खाना देना होगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस 10 कमरे के ससुराल में आकर।
परेशान पूजा जल्दी से खाना बनाकर पहले अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे खाना देती है और उसके बाद अपनी नंद के लिए उसके कमरे में खाना लेकर जाती है, पर काजल वहां नहीं होती। इसके बाद वो दूसरे कमरे में जाती है और उसे खाना देकर दोबारा से उसके कमरे में जाकर उसकी कॉलेज की बुक्स लेकर उसे देने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। क्या भाभी, आपने एक बुक लाने में इतना समय लगा दिया? अब मेरे पास समय भी नहीं है पढ़ाई करने का, मुझे कोचिंग भी जाना है। बहू, तो यहाँ बैठी अगर किसी कमरे में बैठी रहती तो बता दिया कर। अब तक तूने पूरे घर की सफाई भी नहीं करी, आज घर का काम खत्म होगा तुझसे या नहीं? बस माँ जी कर ही रही थी। इस तरह पूजा खाना और किताब देकर अलग अलग कमरे की सफाई करती है और सफाई करते हुए उसे शाम हो जाती है। और जब वो शाम को घर की सफाई कर रही होती है तभी नेहा आशा के साथ सब्जी लेने के लिए बाहर निकलती है और अपनी दोस्त को काम करता देख उससे कहती है, अरे पूजा, तुम्हारे 10 कमरे के ससुराल का काम आज इतनी लेट खत्म हुआ? क्या बताऊं नेहा, मैं तो परेशान हो गई हूँ 10 कमरे के ससुराल में आकर। मैं अकेले काम करते करते थक जाती हूँ। अच्छा, अगर तू फ्री है तो क्या मेरी थोड़ी मदद करवा सकती है? मदद तो मैं करवा देती, पर कोई बात नहीं बहू, पूजा तुम्हारी बचपन की दोस्त, अगर वो तुम्हारी मदद मांग रही है तो कर दो, सब्जी मैं अकेले ले आऊंगी। नेहा अपनी सास से इजाजत लेकर अपनी दोस्त के घर जाती है जहां घर के काम में उसकी मदद करवाती है और रात को अपने घर आकर अपने पूरे परिवार के साथ एक कमरे के ससुराल में खाना खाती है। अब इसी तरह आए दिन पूजा नेहा से मदद लेती और नेहा उसके घर में जाकर उसके घर के कामों में मदद करवाती है। ये देख एक दिन सुमित्रा अपनी बहू को खरी खोटी सुना देती है। बहू, तुझसे घर के काम अकेले नहीं होते जो तू अपनी दोस्त को डेली डेली बुला लेती है। ऐसा नहीं है आंटी, वो तो बस मेरा काम जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आ जाती हूँ। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और ये देख पूजा अपनी दोस्त को दुख भरी अपनी कहानी सुनाती है। देख रही है नेहा इस घर के लोगों को, इन्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। मैं अकेली 10 कमरे के ससुराल को कैसे संभाल रही हूँ, इन्हें कैसे समझाऊं? और अब तो मेरे पति भी मुझसे नाराज रहने लगे। तेरी ही जिंदगी अच्छी है, तू गरीब होकर भी कितनी खुश है और मैं 10 कमरे के ससुराल में भी आकर खुश नहीं हूँ। पूजा, मेरे पास एक आइडिया है, तू एक काम कर, बीमार होने का नाटक कर ले। जब तेरी नंद और सास घर के काम करेंगी ना, तब उन्हें एहसास होगा कि तू अकेले कैसे संभाल रही है ये सब कुछ। नेहा के कहने पर अब पूजा ऐसा ही करती है और जब सुमित्रा को पता चलता कि उसकी बहू बीमार है तो उसे अपनी बहू की फिक्र होने लगती है और अपनी बेटी के साथ मिलकर 10 कमरे की सफाई करती है। तो कभी अपने बेटे के ऑफिस का लंच बनाती है, तो कभी उसकी फाइल संभालती है, तो कभी काजल खुद अपनी बुक्स ढूंढते हुए थक जाती है। माँ, पूरा दिन इस 10 कमरे के घर में काम करते हुए निकल गया और अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने अपनी किताबें कहाँ रखी थी। कल मेरा एग्जाम भी है। भाभी ये सब कुछ कैसे संभालती थी? तो सही कह रही है काजल, तेरी भाभी के आने से पहले सिर्फ 3 कमरे खुले थे। शादी के घर में मैंने 10 कमरे खोल दिए और उन्हें दोबारा बंद भी नहीं किया और एक बार भी नहीं सोचा कि बहू पर कितना बोझ है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फिर से सारे कमरे बंद कर दे और सिर्फ 3 ही कमरे चालू रखें। इस तरह सुमित्रा 7 कमरे बंद कर देती है और सिर्फ 3 ही कमरे चालू रखती है। ये देख पूजा बहुत खुश होती है और वो फोन करके अपनी दोस्त से कहती है, नेहा थैंक यू सो मच, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। आफिया, तुमने तो बड़ी जल्दी शाही टुकड़ा बना लिया। अम्मी जान, देखिए हमारी आफिया ने कितने अच्छे से शाही टुकड़ा बनाया है। भाभी, ये शाही टुकड़ा जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा खाने में लजीज होगा। चलिए, इफ्तारी बनकर तैयार है। बाहर चलकर कालीन और दस्तरखान बिछाकर हम सब एक साथ इफ्तारी करेंगे। आफिया अपनी भाभी और अम्मी जान के साथ बाहर आती है जहां पूरा परिवार कालीन पर बैठ जाता है और तीनों सास बहू मिलकर खाना सर्व करती हैं। कुछ ही देर में मस्जिद से इफ्तार का ऐलान होता है और पूरा परिवार दुआ पढ़कर रोजा खोलता है। यह रमजान आखिरी साल है जब मैं अपनी बेटी के हाथों का बनाया ये शाही टुकड़ा खाऊंगा। अगले साल तो मेरी बेटी का रमजान उसके ससुराल में होगा, इसलिए मुझे एक और शाही टुकड़ा दे दो। अजी, सिर्फ शाही टुकड़ा ही क्यों, शाही कबाब भी खाकर देखिए ना, यह हमारी बेटी ने पहली बार बनाया है। मुझे तो अभी से ही सोचकर दुख होता है कि अगले साल हमारी आपी हमारे साथ रमजान नहीं मनाएंगी। आप सब इतने अच्छे मौके पर दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ अगर मैं अगले साल रमजान पर आप लोगों के साथ नहीं रही? पर आप सब से मिलने तो आ सकती हूँ ना। वैसे भी रोजे के 30 दिन होते हैं, 2 दिन मैं आप लोगों के साथ रोजा रख लूंगी और अपने अम्मी अबू के लिए शाही टुकड़ा बनाऊंगी। इस तरह आफिया अपनी अम्मी अब्बू और भाभी जान के चेहरे पर एक मुस्कान लाती है। कुछ देर में पूरा परिवार इफ्तारी का खाना खाकर नमाज पढ़ता है और नूर अपनी नंद के साथ मिलकर बाकी का काम करती है। सारा काम खत्म करके रात में सोते हुए आफिया अपने फियांसे आजाद से बातें करती है। तो आखिर हमारी होने वाली बेगम हमसे गुफ्तगू करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो चुकी हैं।
क्या करें, आपसे गुफ्तगू करने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए होता है और आज रमजान का पहला दिन था और ऊपर से रोजा खोलने का वक्त। आप तो समझ ही सकते हैं कितना काम होता है। हाँ, मेरी होने वाली बेगम साहिबा मैं सब समझता हूँ। वैसे अगले साल तो तुम हमारे साथ ही रमजान मनाओगी। मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब तुम मेरे साथ रोजाना रोजा खोलोगी और मेरे लिए अपने हाथों से रमजान का खाना बनाओगी। इस तरह आफिया आजाद से बातें करती है और अपना फ्यूचर प्लान कर रही होती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द रमजान खत्म हो जाते हैं और रमजान खत्म होते ही कुछ ही दिनों बाद आफिया की शादी आजाद से हो जाती है। या अल्लाह, मेरी बहू इस घर में आ गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। न जाने कब से मुझे अपनी चांद से टुकड़े का इंतजार था। अरे शबनम, बस खड़ी खड़ी बहू के दीदार ही करती रहोगी या उसे आराम भी करने दोगी? वो बेचारी भी काफी थक गई होगी। जाओ बहू, तुम अब जाकर आराम कर लो। हाँ बहू, आराम कर लो। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है। हमने सुना है कि तुम शाही टुकड़ा बड़ा लजीज बनाती हो, तो क्या तुम कल अपनी पहली रसोई में हमारे लिए शाही टुकड़ा बना सकती हो? हाँ अम्मी जान, क्यों नहीं। आफिया अपने ससुराल में आकर काफी खुश थी और वो अपनी पहली रसोई में अपना स्पेशल डिश शाही टुकड़ा बनाती है, जिसे खाकर सभी घर वाले काफी खुश होते हैं। अब समय यूं ही गुजरता है और एक दिन कंपनी में लॉस की वजह से आफिया के ससुर को हार्ट अटैक आ जाता है और उनका इंतकाल हो जाता है। और इसी बीच आजाद का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है, जिस वजह से अब वो कर्जदार घर आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। बेटा, अब हम क्या करें? तेरा बिजनेस ठप हो गया तो, और तेरे अब्बू जान भी अब हम सबको छोड़कर चले गए। अब कर्जदार आकर परेशान करते हैं। अब ले देकर ये घर ही बचा है। अब ना चाहते हुए भी हमें अपना ये घर बेचकर कर्जदारों का मुंह बंद करना होगा। पर अम्मी जान, अगर हम घर बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हाँ अम्मी जान, भाभी जान बिल्कुल सही कह रही है। बेटा, अगर जिंदगी जीनी है तो बेघर होना ही पड़ेगा, वरना ये जालिम दुनिया हमें नोच नोच कर खा जाएगी और ये कर्जदार हमें जीने नहीं देंगे। कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए शबनम अपना घर बेच देती है और कर्जदारों का कर्ज चुकाकर खुद एक छोटे से किराए के मकान में आ जाती है, जो कि थोड़ा टूटा फूटा था और अब उनके हालात भी खराब हो रहे थे। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, पर आफिया अपनी गरीबी और लाचारी के बारे में अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताती और देखते ही देखते रमजान के दिन नजदीक आने लगते हैं। आजाद, 2 दिन बाद रमजान शुरू है। घर में सिर्फ नाम का राशन रखा है और मेरे पास भी सिर्फ 500-600 रुपए रखे हैं। इतने पैसों में तो सिर्फ सहरी का ही सामान आ पाएगा। हम इफ्तारी के लिए कैसे सामान इकट्ठा करेंगे? आफिया, वो पैसे तो तुमने बुरे समय के लिए रखे थे और तुम उन्हें रमजान में खत्म करने की सोच रही हो। आजाद, रमजान बार बार नहीं आता, बल्कि साल में एक बार आता है और मुझे फिक्र हो रही है कि हम इफ्तारी कैसे करेंगे। और रमजान 30 दिनों का होता है, हम बाकी के दिन कैसे काटेंगे? फिक्र मत करो, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम उतने से ही राशन ले आओ। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो इस रमजान खुद हमारी मदद करेंगे। आजाद के कहने पर आफिया उन पैसों से कुछ राशन लेकर आती है और उन राशन से कुछ दिन की सहरी और इफ्तारी का जुगाड़ करती है। फिर सारा काम खत्म करके सो जाती है और जैसे ही अगले दिन 3 बजते हैं वो उठकर अपनी सास और नंद के साथ पहली सहरी के लिए साधारण खाना बनाती है। कितने सारे सपने देखे थे मैंने कि मैं अपने हाथों से आप सबको शाही टुकड़ा, सीख कबाब और बिरयानी जैसी 10 तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगी इफ्तारी में। पर माफ करना अम्मी जान, आज मैं आप सबको सहरी पर भी अच्छा खाना नहीं खिला पा रही। इफ्तारी की तो दूर की बात है, पर मैंने ये कुछ खजूर खरीदे थे और साथ में ये उबले हुए चने। ये खाकर ही हम अपने पहले रोजे की शुरुआत करेंगे। बहू, ये सब सोचकर तू क्यों दुखी होती है? तेरे सपने तो हमारी वजह से ही टूटे हैं। तेरे गुनहगार तो हम हुए। नहीं अम्मी जान, ऐसा मत बोलिए। चलिए, मस्जिद में भी ऐलान हो चुका है, सहरी का समय हो चुका है, वक्त खत्म हो जाए उससे पहले सहरी करते हैं। आफिया अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर जमीन पर कालीन बिछाकर दस्तरखान पर खाना लगाती है और दुआ पढ़कर सहरी करना शुरू करती है। और खाना खाने के बाद सभी नमाज पढ़कर सोने के लिए चले जाते हैं। और सुबह होते ही जब आजाद नौकरी की तलाश में घर से निकलने लगता है तो आफिया अपने शौहर से कहती है, आजाद जी, घर में कुछ खजूर, प्याज और चावल रखे हैं, इफ्तारी कैसे होगी? मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई इंतजाम करके ही घर आऊंगा, तुम परेशान मत हो। इतना बोलकर आजाद वहां से चला जाता है। अब पूरा दिन बीत जाता है और जैसे ही शाम होती है वो घर आ जाता है, पर उसे कुछ काम नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। वो रूखी सूखी सहरी और इफ्तारी करके गुजारा करते हैं। वहीं इसी बीच नूर जहां अपनी बहू के साथ अपनी बेटी के पुराने अमीर घर उससे मिलने जाती है,
पर उसे वहां आफिया और उसके परिवार की हालत के बारे में पता चलता है और वो घर जाकर अपनी बेटी को फोन करती है। आफिया, मैंने तुझे इतने अच्छे घर में विदा किया था, पर मैं नहीं जानती थी कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तू इतने बुरे हालातों का सामना कर रही है और तूने हमें कुछ बताया भी नहीं। इफ्तारी में 10 तरह के पकवान खाने वाली अल्लाह, मेरी बच्ची आज तू कैसे नमक रोटी खा रही है, ये सोचकर ही मेरी आत्मा कलप जा रही है। तू एक बार मुझे बताती तो सही। अम्मी, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। अब मैं अपनी किस्मत से तो मुंह नहीं मोड़ सकती ना। अच्छा, मैं रखती हूँ, सुबह जल्दी उठकर सहरी का खाना भी बनाना है। आपको रमजान मुबारक। आफिया इतना कहकर फोन काट देती है और ऐसे ही 2 रोजे और पूरे हो जाते हैं। एक दिन शाम को आफिया इफ्तारी का खाना बनाने के लिए बैठती है और तभी घर का दरवाजा बजता है और जब महक दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर उसकी भाभी के मायके वाले हाथों में थाल लिए खड़े हैं। अम्मी जान, भाभी जान, आइए बाहर आइए। देखिए भाभी जान, आपके मायके वाले आए हैं और उनके हाथों में बहुत सारा सामान है। वेटर, एक एक करके सारा खाना लाइन से अंदर कालीन पर बिछा दो। ये सब क्या है? इतने सारे नौकर और आप सब? हाँ बेटा, हम। तुझे क्या लगा तू हमें नहीं बताएगी तो हम तेरी मदद के लिए नहीं आएंगे? भूल गई, हमने भी तुझसे वादा किया था कि हम तेरी शादी के बाद तेरा पहला रमजान मिलकर मनाएंगे। वेटर, जल्दी से रुमाली रोटी, पनीर टिक्का, चिकन लबाबदार, बिरयानी, शाही टुकड़ा, काजू बादाम, चेन, खजूर, ये सारे 10 आइटम दस्तरखान पर लगा दो। रोजा खोलने का समय हो चुका है। अब्बू जान, इन सब की जरूरत नहीं थी। आखिर आप ये सब क्यों लेकर आए हैं? आप दिखाना क्या चाहते हैं कि मेरा गरीब ससुराल मुझे इफ्तारी पर 10 तरह के भी पकवान नहीं खिला सकता? नहीं आफिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम तुम्हारे घर राशन लेकर आते ताकि तुम पूरे 10 तरह के पकवान रोज इफ्तारी में बनाकर खा सको। हम तो बस अपनी बेटी के साथ रमजान के कुछ दिन उसके साथ बिताने आए थे। भूल गई तुम अपना वादा? तू हमें ऐसा क्यों समझती हो कि हम तेरी गरीबी का मजाक बनाएंगे? और तू हमारी बेटी है, जिसमें तेरी खुशी उसमें हम खुश। अगर तुझे हमारी मदद नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे तेरी मदद, पर हम तुझसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। हाँ मेरी प्यारी ननद, मान भी जाओ। बहू, तुम्हारे मायके वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी माँ हूँ। अगर आज मेरी बेटी की भी ऐसी हालत होती तो मैं भी उसका भला ही चाहती और ऐसा ही करती। अब इफ्तारी का समय हो चुका है, चलो सब दस्तरखान पर बैठो और रोजा खोलो। शबनम अपनी बहू को समझाकर सभी के साथ दस्तरखान पर बैठती है और वो लोग खाने के पास बैठकर दुआ पढ़ते हैं। और जैसे ही अपना रोजा खोलते हैं वहां आजाद आता है और वो भी अपना रोजा खोलते हुए घर वालों से कहता है, आफिया, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और रमजान के इस पाक महीने में मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और देख बहू, तू हमें इफ्तारी में 10 तरह का खाना खिलाना चाहती थी ना, देख अल्लाह ने आज वो भी भेज दिया तेरे अम्मी अब्बू के जरिए। हाँ अम्मी, सच में उसके घर देर है अंधेर नहीं। चलिए ये सब छोड़िए और इफ्तारी करिए। ये लीजिए, ये बिरयानी खाइए। अम्मी अब्बू भाभी, आप भी लीजिए। भाभी, मुझे तो ये चने बहुत पसंद आए और आप इस प्लेट में ये 10 आइटम दे दो। ये पनीर, नान, शाही टुकड़ा, बिरयानी सब खाऊंगी मैं। और ये कबाब खाओ, बहुत टेस्टी है। और ये चिकन कोरमा भी। अच्छा लगा देखकर कि आप सबको ये 10 तरह का इफ्तारी का खाना अच्छा लगा। इस तरह सब लोग मिलकर इफ्तार करते हैं और 10 तरह के आइटम का मजा लेते हैं। और इस तरह आफिया के ससुराल में पहले रोज में आजाद पर आई परेशानी कम हो जाती है और आफिया के घर उसके अमीर मायके वाले इफ्तारी पर 10 तरह का इफ्तारी लेकर आते हैं जिसे पूरा परिवार मिलकर खाता है।